हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इनऑर्गेनिक हीरोस्टिक सीरीज, जहाँ पे आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की 4th वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग एमओटी को कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो को देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, जिससे बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर करके आप उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करते हो, बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसको हम लोग वीडियो के एंड में देखेंगे। उससे पहले हम लोग इसमें जितने भी थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं उसको कवर कर लेते हैं। पूरी एनसीईआरटी को डिटेल में कवर करेंगे, जिससे कोई भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, एआर वाले क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको एनसीईआरटी खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे कवर करवा दूंगा। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि एनसीईआरटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लाइन्स लिखे हुए हैं। बाकी मेरे को जुकाम हो रखा है, तो आवाज़ में जो प्रॉब्लम होगी वो थोड़ा एडजस्ट करना होगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिखता है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो किसने डेवलप किया था। तो एफ हंट ने और आर.एस. मलिकन ने डेवलप किया था इसको। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। सबसे पहले, जैसे एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, सेम उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। तो कभी ये लाइन आता है आपके एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आपको दिख रहा है वो ये है, ऐसा सेम लाइन आपने पहले ही पढ़ा था हाइब्रिडेशन के केस में, कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो यहाँ पे कंबाइन करते हैं उनकी एनर्जी सेम होना इंपॉर्टेंट है और उनका जो सिमेट्री है वो भी सिमिलर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री, और जो कि सिमिलर सिमेट्री होनी चाहिए, कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये भी अगर लाइन आता है आपका, तो आपको याद रखना है, सही चीज़ है कि जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना है आपको, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कंबाइन करेंगे उनके एनर्जी सिमिलर होनी चाहिए और उनकी सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए। उसका जो थर्ड लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एआर क्वेश्चन बन के आ सकता है, जो कि आपको दिख रहा है, जिसमें असर्शन जो लिखा होगा वो ये लिखा होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक एंड ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक। तो ये मोनोसेंट्रिक क्या है और पॉलीसेंट्रिक क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मान लो असर्शन लिख के आता है ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक, इसका जो रीजन होगा वो इन्होंने लिखा होगा कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, बल्कि दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होते हैं। मान लो कि यहाँ पे H2 है, तो H2 आपका एक मॉलिक्यूल है। अगर मैं आपको H2 का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, तो उसमें एक न्यूक्लियस होगा और उसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा होगा। दूसरा एक एटम होगा H का, जिसमें ये न्यूक्लियस हो गया और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा। अब आपको दिख रहा है कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, अगर मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं H2 की, तो इसको कौन कौन से न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस करें। एक तो जो हाइड्रोजन का पहला वाला एटम है, इसको अगर मैं HA बोलता हूं, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है इसका न्यूक्लियस, और दूसरा HB जो हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, उसका न्यूक्लियस भी इस वाले इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो मतलब मॉलिक्यूल के केस में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहता है, इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पॉलीसेंट्रिक बोला जाता है। तो इस असर्शन का जो रीजन है वो ये जो मैंने अभी आपको समझाया वही है। तो अगर कभी असर्शन रीजन में आता है तो आपको समझना है कि इसका रीजन, एक्जैक्ट रीजन क्या है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस, एकदम सही, इसलिए वो क्या है, मोनोसेंट्रिक है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस, क्योंकि मान लो यहाँ पे H2 था तो ये डायटोमिक था, वहीं पे पॉलीएटॉमिक होता यहाँ पे 3 एटम होता, मान लो O3 है, तो इस केस में यहाँ पे 3 न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन को, तो वो भी पॉलीसेंट्रिक है, लेकिन उसमें जो न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस कर रहे इलेक्ट्रॉन को वो 3 हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को, किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में, इसलिए वो पॉलीसेंट्रिक होता है। तो ये यार आपको समझ में आना चाहिए, अगर कभी आए तो आपको उसको करेक्ट करना है। उसके बाद चौथा देखते हैं, चौथा पॉइंट जो आपको आना चाहिए, जो साइलेंट फीचर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, वो ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। मतलब कि अगर मान लो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो आपके कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 4 कंबाइन करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल तो आपके 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और इस जो मैंने अभी 4 एटॉमिक ऑर्बिटल का आपको एग्जांपल दिया, इसका एग्जैक्ट एग्जांपल एनसीईआरटी में डिस्कस है, वो भी हम लोग देखेंगे आगे। अब ये ध्यान आपको ये देना है, जैसा मैंने बोला कि अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन करते हैं तो आपके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ये तो आपको पता है कि इक्वल नंबर में बनता है, ठीक है। एक जो बनेगा वो आपका बॉन्डिंग बनेगा और जो दूसरा बनेगा वो आपका एंटी बॉन्डिंग बनेगा। ऐसा स्ट्रक्चर आपने बना हुआ देखा होगा, जिसमें जो नीचे बनाया है मैंने वो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और जो मैंने ऊपर बनाया है वो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। इसको हम लोग आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करें तो ये आपको पता होगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो एक बनेगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और जो दूसरा बनेगा वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, तो आपको पता होगा कि नहीं, मुझे याद है टीचर ने पढ़ाया था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है ना, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम होगी, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, और इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपने क्या देखा, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
बने, एक ऊपर दिखा एक नीचे दिखा, ठीक है। जो नीचे वाला ये हमने एनर्जी के बेसिस पे ऊपर नीचे किया है, ठीक है। जो नीचे है मतलब कि उसकी एनर्जी कम है, और एनर्जी कम किसकी होती थी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो नीचे वाला जो मैंने बनाया था वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी कम है, और जो ऊपर बनाया था वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, और इसलिए वो अनस्टेबल है। जिसकी एनर्जी कम थी वो स्टेबल है, मतलब कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने देख लिया। तो कभी ये असर्शन रीजन में आपको देखने को मिलता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, ये गलत स्टेटमेंट है। अब ये स्टेबल क्यों होता है ज़्यादा, कि एनर्जी इसका ज़्यादा कम क्यों हो जाता है, ये हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा स्टेबल होता है आपका मॉलिक्यूल, ये कैसे होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक नॉर्मल सी लाइन है, ये आप देख लो, अगर कभी आएगा, आने के चांस बहुत कम है, अगर कभी आता है तो ये सही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। आगे आपने देखा था एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जो आप फिल करते थे, जो 1s2 2s2 जो आप फिल करते थे इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसको कुछ प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग फिल करते थे, जिसका नाम था ऑब्बो प्रिंसिपल था, एक पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था और एक हंस रूल था, इसके अकॉर्डिंग फिल करते थे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भी सेम ही प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फिल किया जाता है। कहीं अगर ये स्टेटमेंट देखने को मिलता है तो सही स्टेटमेंट है, ठीक है। बाकी अगर मैं आपको ऐसे ऊपर से याद दिला दूं तो अब्बव प्रिंसिपल में आप एनर्जी के अकॉर्डिंग फिल करते थे कि 1s का जो एनर्जी है वो कम है कंपेयर टू 2s, इसलिए 1s को पहले फिल किया, फिर 2s को किया, उसके बाद आगे जाके फिर 2p को किया। तो ये एनर्जी के बेसिस पे अरेंजमेंट था। तो वो अब्बव प्रिंसिपल में जैसे करते थे एनर्जी के अकॉर्डिंग, सेम यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो मैं आपको आगे बताऊंगा वहाँ पे भी एनर्जी के अकॉर्डिंग ही फिल करते हो। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब था कि आप मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो और दोनों का जो स्पिन है वो ऑपोजिट होना चाहिए। सेम चीज यहाँ पे भी लागू होती है। थर्ड हंस रूल जो है, जो कहता था अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो आप दोनों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, उसको अनपेयर छोड़ोगे अगर 2 ही है तो, और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है तब आप पेयरिंग करते हो, ठीक है। तो ये सेम चीज यहाँ पे भी लागू होती है, इसको हम लोग यूज भी करेंगे आगे, ठीक है। तो ये पहले तो हमने कुछ बेसिक जो की फीचर्स थे वो देख लिए, जिसमें से आपको ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अच्छे से ध्यान रखना है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी एनर्जी कम है, और कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। ये मोनोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक का जो रीजन है वो आपको याद होना चाहिए। बाकी कंपेरेबल एनर्जी और सिमिलर सिमेट्री होना इंपॉर्टेंट है अगर एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बस ये 3 जो पॉइंट्स थे वो आपके मेन थे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, और इसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि LCAO क्या है और LCAO का यूज क्यों किया गया। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखो, सबको याद होना चाहिए कि LCAO का फुल फॉर्म क्या है। तो LCAO का फुल फॉर्म है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को फॉर्म करने के लिए हम लोग को 2 अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन करना होगा, तब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना पाएंगे। तो और इस चीज़ को यूज क्यों करना पड़ा उसको समझने के लिए पहले आपको ये पैराग्राफ जो एनसीईआरटी लिखती है वो समझ लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अच्छे स्टेटमेंट्स अगर बनाने होंगे तो यहाँ से आएंगे, क्योंकि कोई टीचर जल्दी इसको कवर नहीं करता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा है कि जब वेव नेचर, आपको पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव नेचर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को वेव नेचर के फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया। उन्होंने एक्सप्रेस किया एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थी कुछ और नहीं है बल्कि वेव फंक्शंस है, ठीक है। और ये वेव फंक्शंस को डिनोट किया गया साई से, ठीक है। और ये जो साई है रिप्रेजेंट क्या करता है, ये एम्पलीट्यूड बताता है उस वेव का। मान लो आपने एक एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वेव बनाएगा। तो ये जो वेव का एम्पलीट्यूड है, वो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका जो एम्पलीट्यूड है, उसी एम्पलीट्यूड को यहाँ पे साई से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया कि जो साई है ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड है। पहला पॉइंट, ये साई जो एम्पलीट्यूड जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसका कोई वैल्यू होगा। ये वैल्यू कहाँ से निकला, ये वैल्यू निकला स्क्रॉडिंजर के वेव इक्वेशन को सॉल्व करके। अब इसका एक लिमिटेशन है, इसका लिमिटेशन ये है कि इसको किसी भी ऐसे सिस्टम के लिए सॉल्व नहीं कर सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है। अब मुझे आप कोई भी एक मॉलिक्यूल बना के दो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप बना ही नहीं पाओगे। और इसीलिए आप इस स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को सॉल्व करने के लिए या उसकी वैल्यूज़ को या उसके लिए साइन निकालने के लिए डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि साई जो है वो इसी स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से सॉल्व होकर आता है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए आप उसको सॉल्व कर सकते हो, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम आप बना सकते हो। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिसमें आपका एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, उसके लिए आप कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम नहीं बना सकते। अगर H2 भी देखने जाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो उसके लिए आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, और इसलिए आप डायरेक्टली स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो साई की वैल्यू है वो नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। और इसीलिए आपको क्या कंसेप्ट लाना पड़ा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट है वो लाना पड़ा। तो अगर आपका असर्शन रीजन आता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सॉल्व करने के लिए हम लोग को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज करना पड़ता है, असर्शन। रीजन क्या है, रीजन इसका होगा, जो करेक्ट रीजन है वो ये होगा कि स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व फॉर एनी सिस्टम कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। तो सही रीजन है, इसी लिमिटेशन के कारण आपको LCAO यूज करना पड़ेगा, जो कि एक आपका अप्रॉक्सीमेट मेथड है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कोई एक्यूरेट मेथड नहीं है आपका, इसको अप्रॉक्सीमेटली यूज करते हो साई को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब देखो इसको कैसे यूज करते हैं। अब इस LCAO को समझाने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया जिसमें इन्होंने H2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया, और उसमें उन्होंने माना है कि H2 मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बना है, 2 हाइड्रोजन एटम से। एक H एटम जो होगा उसके पास भी 1s ऑर्बिटल है, और इस ऑर्बिटल को इन्होंने, इसका जो वेव फंक्शन है उसको इन्होंने डिनोट किया है साई ए से, उसके वेव फंक्शन को। और जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है उसके पास भी 1s ऑर्बिटल होगा, इस ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को उसने डिनोट किया है साई बी से। तो ये जो आपको साई ए और साई बी दिख रहा है वो यही चीज़ है जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया, ठीक है। ये
हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को डिनोट किया। अब मैंने आपको बताया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन है, तो मतलब कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, तो आपके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। कैसे? और दोनों का नाम भी बताया था मैंने। एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी कम होती है। दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कम स्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब याद ये रखना है कि कौन सा एडिशन से बनता है और कौन सा सब्ट्रैक्शन से बनता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, कभी भी ये इक्वेशन है, मान लो आपके सामने आ गया और बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा इक्वेशन गलत है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इक्वेशंस लिखे हुए एनसीईआरटी में और कौन से इक्वेशन आपके सही है। तो जब भी ये लिखा हुआ है कि साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू साई ए प्लस माइनस साई बी, बिल्कुल सही है कि कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के एडिशन से ही बन सकता है और सब्ट्रैक्शन से भी बन सकता है, इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों का साइन है। प्लस से कौन सा बनेगा और माइनस से कौन सा बनेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आप एडिशन करवा रहे हो आप यहाँ पे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, तो जो आपका बनता है वो बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम है, जो ज़्यादा स्टेबल है। और सब्ट्रैक्शन से जो बनता है वो बनता है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी ज़्यादा है और जो कम स्टेबल है, ठीक है। समझ गए इतना चीज़? यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुआ है, इसलिए आपका 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे बना है, ठीक है। एक एडिशन से बना है, एक सब्ट्रैक्शन से बना है। तो हमेशा ऐसे होता है, एक एडिशन से बनता है, एक आपका सब्ट्रैक्शन से बनता है। जो एडिशन से बना वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो सब्ट्रैक्शन से बना वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एडिशन से जो बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो सब्ट्रैक्शन से बना वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये इक्वेशंस कभी भी आपको दिखे ये आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो यहाँ पे जो डिफरेंस है आपको दिख रहा है कि एक में सिग्मा लिखा हुआ है और एक में सिग्मा स्टार लिखा हुआ है, ठीक है। सिग्मा इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे 1s कंबाइन किया और 1s जब भी कंबाइन करेगा, एस ऑर्बिटल जब भी कंबाइन करेगा तो आपका सिग्मा ही बनता है, पाई नहीं बन सकता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे एक में कोई स्टार नहीं है, एक में स्टार है, तो जिसमें स्टार नहीं होता है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डिनोट करते हैं और जिसमें स्टार होता है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना मैंने आपको समझा दिया, क्लियर। अब कभी मान लो ऐसा कोई आपके सामने डायग्राम बना के दे दिया और इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो साई भी क्या है मैंने बताया था, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया है। एक में दोनों का 1s ऑर्बिटल दोनों में प्रेजेंट होता है, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये कंबाइन करेंगे, 2 तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, एक एडिशन से और एक सब्ट्रैक्शन से, ठीक है। एडिशन से जो कंबाइन हो रहा है वो क्या बनाता था, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होती है, तो ऊपर होगा नीचे होगा, तो एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज करते हुए दिखाया, तो इसलिए नीचे कौन सा बना आपका बॉन्डिंग वाला बना, ठीक है, जो कि एडिशन से बना है, ठीक है। और ये सिग्मा है, इसमें कोई भी स्टार नहीं लगाएगा क्योंकि स्टार जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लगाया जाता है। दूसरा जो बना वो सब्ट्रैक्शन से बना, कौन सा बना, एंटी बॉन्डिंग वाला बना है, ठीक है। इसकी एनर्जी ज़्यादा है इसलिए इसको ऊपर दिखाया गया है और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, वो पहले कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करेंगे, तो इसलिए ऑलरेडी यहाँ पे फिल हो चुके हैं, ठीक है। इसको हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, ठीक है। ऑल्सो आपके लिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, हमेशा याद रखना है ये चीज़ कि यहाँ पे लिखा है मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव लोअर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मान लो कभी ये लाइन लिख के आता है और आपको ये बताना है कि ये सही स्टेटमेंट है गलत है, ठीक है। और अगर ये लिखा हुआ है कि ऑलवेज जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो ये जो स्टेटमेंट है गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि मैं बॉन्डिंग बोल रहा हूँ या एंटी बॉन्डिंग बोल रहा हूँ। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी, एंटी बॉन्डिंग की हमेशा ज़्यादा होगी। मैंने यहाँ पे जनरल बोला है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इसमें दोनों हो सकता था, बॉन्डिंग भी एंटी बॉन्डिंग भी, इसलिए अगर यहाँ पे ऑलवेज लिखा हुआ है तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। ये जनरल स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि मैं कौन सा ले रहा हूँ, बॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि बॉन्डिंग क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, कौन ज़्यादा स्टेबल है, किसमें एनर्जी ज़्यादा है, किसमें कम है, ठीक है। ये मैंने समझा दिया कि प्लस माइनस क्यों आया है, प्लस से कौन सा बनता है, नेगेटिव से कौन सा बनता है, मतलब सब्ट्रैक्शन से कौन सा बनता है, ठीक है। अब इसी प्लस माइनस को ये लोग आगे समझाएंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, क्योंकि प्लस मतलब यहाँ पे क्या होता है क्योंकि वेव है, आप जब वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर पढ़ते हो तो वहाँ पे आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ते हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ते हो फिजिक्स में, या वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ते हो, तो वो एडिशन था बेसिकली वेव्स का, और एक में जिसमें सब्ट्रैक्शन होता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ आपको कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो एकदम सही चीज़ है, एडिशन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, एकदम सही चीज़ है, सब्ट्रैक्शन से एंटी बॉन्डिंग बनता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से भी एंटी बॉन्डिंग बनता है। आगे चलते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि इसको आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से भी समझा सकते हो, जिसमें जो कंस्ट्रक्टिव है उससे क्या बन रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, और जो डिस्ट्रक्टिव है उससे आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। अब जो मैंने बात करी थी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों देता है एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग, ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली अच्छे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं आपके नीट के एग्जाम में। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था ऊपर कि जो स्टेटमेंट है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है और वो कम स्टेबल होता है, इसको एनसीईआरटी ने समझाया बाद में है, और वो आराम से यार क्वेश्चन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना के दे सकते हैं इस लाइन से, इसलिए आपको समझना इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो न्यूक्लियस के बीच में बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उस केस में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि न्यूक्लियस के साइड में बढ़ता है, न्यूक्लियस के बीच में नहीं बढ़ता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है।
और इसी कारण से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। पूछो कैसे? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बीच में आया है। ये दो एटम है, दोनों के जो अपने अपने न्यूक्लियस है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अब इलेक्ट्रॉन जो है, अब होता क्या, अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता और ये अलग अलग एटम्स होते, तब ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा होता। रिपल्शन ज़्यादा होगा तो जो स्टेबिलिटी है वो कम होती। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में बढ़ रहा है, इसलिए ये इस रिपल्शन को कम कर देगा और ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा इस मॉलिक्यूल को कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस के बीच में तो आया ही नहीं, तो अभी भी रिपल्शन उतना ही है और इनफेक्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन है वो भी रिपल्शन दिखाएंगे आपके। और यही एक्जैक्ट रीजन है। अब मैं आपको जो समझा, मैंने आपको जो बोला कि इनफेक्ट यहाँ पे बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करेंगे। अब आप इससे अच्छे समझ सकते हो, अगर आपको डायग्राम याद है ऊपर वाला, तो एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी ये था, ठीक है। बॉन्डिंग का उससे कम हो गया था क्योंकि ज़्यादा स्टेबल हो गया था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में बढ़ा था, तो एनर्जी कम हो गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो नीचे दिखा था। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में क्या दिखा मैंने कि बीच में तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा, साइड में बढ़ा, तो अब आपका रिपल्शन और बढ़ गया। तो इसलिए जो एनर्जी है वो आपका देखो ऊपर बढ़ा, ऊपर मतलब जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू जो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी थी, ठीक है। और इसलिए वो जो है वो कम स्टेबल होता है एज कंपेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझानी थी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्ट। तो कभी भी आपका एसोसिएशन रीजन बन के आता है, ये एसोसिएशन लिखा हुआ है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो कम होती है, एकदम सही एसोसिएशन है। रीजन क्या देंगे? रीजन देंगे आपका ये कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में वो इट इज लोकेटेड बिटवीन द न्यूक्लियस। एकदम सही बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है और इसलिए वो रिपल्शन को कम कर देता है, ठीक है, बढ़िया। लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस, जो कि मैंने आपको ऊपर दिखाया। ऑल्सो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, ये तो पहला एआर क्वेश्चन हो गया, चाहे वो बॉन्डिंग के लिए बनाए या एंटी बॉन्डिंग के लिए बनाए, सेम आपको कैसे एसोसिएशन बनेगा, कैसे रीजन देना है आपको समझ में आ गया। अब दूसरा एसोसिएशन क्या बना सकते हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में एक नोडल प्लेन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अवे फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस है, तो मतलब कि ये जो स्पेस है वो इलेक्ट्रॉन से खाली है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी इस केस में यहाँ पे जीरो होगा और इसलिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में यहाँ पे नोडल प्लेन बन जाता है। तो अगर आपको एसोसिएशन लिख के आता है कि देयर इज ए नोडल प्लेन इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि सही बात है। रीजन क्या होगा? रीजन आपका होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस, क्योंकि उसी कारण से बीच में आपका एक नोडल प्लेन बन रहा है जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी नहीं है। बाकी वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है कि कैसे इलेक्ट्रॉन अगर बीच में है तो वो रिपल्शन कम करेगा और स्टेबिलिटी बढ़ाएगा क्योंकि एनर्जी कम कर देता है, ठीक है। अच्छा, सेम यहाँ पे लिखा है कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो डिस्टेबलाइज करता है मॉलिक्यूल को, क्योंकि जो म्यूचुअल रिपल्शन है ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल इज मोर देन द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस, ठीक है, बढ़िया। ये रीजन भी आपको पता होना चाहिए। तो कैसे भी लिखे आपको बेसिक सेंस में आ गया कि हो क्या रहा है, रिपल्शन बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो अवे फ्रॉम द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद ये लाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी अगर आपका ये लाइन आता है आपको समझना है कि एकदम सही बात लिखी हुई है। द टोटल एनर्जी ऑफ द टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हाउएवर रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ द टू ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब कि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये था एटॉमिक ऑर्बिटल्स और इसका एनर्जी कुछ यहाँ पे था, ठीक है। जब इन दोनों ने कंबाइन करने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया तो एक का एनर्जी बढ़ गया, ठीक है। ये अगर बेस लाइन है जहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल था तो इस एंटी बॉन्डिंग वाले का जो एनर्जी है वो बढ़ गया और इस बॉन्डिंग वाले का एनर्जी कम गया, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको सम करोगे तो आपका जो नेट एनर्जी है फिर से इतना ही आ जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं इस वाले का जो एनर्जी है वो 4 था, ठीक है, तो इसके पास भी 4 होगा, तो जो नेट इनिशियल एनर्जी था वो कितना था आपका 4 + 4 दैट इज 8, ठीक है। अब जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना तो इसका एनर्जी 4 से बढ़ गया होगा, क्योंकि ये इसका एनर्जी देख रहे हो तो इनिशियल से ऊपर गया हुआ है, तो इसका मान लो 5 हो गया और इसका जो है कम हो गया, तो 4 से कम हो गया होगा तो ये 3 हो गया। लेकिन अभी भी जब नेट निकालोगे तो 5 + 3 आपका 8 ही आएगा। तो ये आपको समझना था कि जो टोटल एनर्जी वो कंजर्व रहता है, ठीक है। जब आप सम करोगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, जो नेट एनर्जी आएगी वो सेम आएगी एज दैट ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। दोनों का सम, ये नहीं कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल से कंपेयर करो, 4 + 4 करके जो आया उससे आपको कंपेयर करना है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। द टोटल एनर्जी ऑफ द टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हाउएवर रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ द टू ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ से भी एआर क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसका रीजन क्या दोगे? इसका रीजन ये दोगे कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है इनिशियल से और बॉन्डिंग की कम हो जाती है, तो जब नेट निकालते हैं तो दोनों का सम करके नेट फिर वही आ जाता है जो इनिशियल था, ठीक है। अब आगे चलते हैं और ये कुछ कंडीशन है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसमें 3 आपको दिया हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। पहला, जो मैंने आपको इनिशियल बोला था जब हमने साइलेंट फीचर्स पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, वहाँ पे भी लिखा हुआ था कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो उन दोनों को के पास जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होनी चाहिए। मतलब कि अगर मैं आपको बोलता हूँ क्या 1s और 2s कंबाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करने के लिए, तो नहीं कर सकते हैं, इनकी एनर्जी में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और लाइन लिखिए जो कि पूछेंगे आपसे कि ये जो बात ऊपर लिखी गई है कि सेम एनर्जी होना इंपॉर्टेंट है या सिमिलर एनर्जी होना इंपॉर्टेंट है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन के लिए ताकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो पाए, ये वैलिड नहीं है अगर 2 डिफरेंट एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो। और हम लोग यहाँ पे जो है डायटोमिक होमोन्यूक्लियर
मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो ये हम लोग के सिलेबस के बाहर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है लिखा है, जो कि मैंने बोला था कि सेम एनर्जी तो होगा ही, साथ ही साथ सेम सिमेट्री होना इंपॉर्टेंट है, उसका एग्जांपल भी दूंगा यहाँ पे। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। मतलब कि अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझाऊं कि पीएक्स पीएक्स कंबाइन कर सकते हैं, पीवाई पीवाई कंबाइन कर सकते हैं, पीजेड पीजेड कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन पीएक्स और पीवाई कंबाइन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपको देखोगे जो मैंने पहले समझाया था आपको केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स में कि पीएक्स मान लो ऐसे है, ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर, और पीवाई प्लेन के अलॉन्ग है, तो ये आप आपस में कंबाइन नहीं करेंगे। अगर पाई बॉन्ड बनाए तो दोनों को पैरेलल होना पड़ेगा। तो पीएक्स ऐसे हो, दो पीएक्स है तो हो जाएगा, दो पीवाई है तो हो जाएगा, दो पीजेड है तो सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन पीएक्स और पीवाई नहीं कर सकते, ठीक है, पीएक्स और पीजेड नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ समझा दें कि सिमेट्री सेम होना इंपॉर्टेंट है अगर आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन करवा के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करना है। तो यही यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है कि 2px और 2py को आप यूज़ नहीं कर सकते मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि सिमेट्री जो है डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो अगर एआर क्वेश्चन भी आता है कि 2px एंड 2py कैन नॉट बी यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सही बात है। रीजन क्या होगा, रीजन होगा बिकॉज ऑफ डिफरेंट सिमेट्री, ठीक है। थर्ड पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो कि द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। तो आपने सिग्मा पढ़ा था, पाई पढ़ा था, एक डेल्टा भी यहाँ लिखा हुआ है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो जब भी आपसे पूछे कितने टाइप के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उसमें सिग्मा पाई डेल्टा होगा, बाकी कुछ भी अल्फा बीटा लिखा हो तो उसको गलत मार देना, ठीक है। तो सिग्मा आपका ये हो गया, ये पाई हो गया, और ये जो लिखा है ये आपका डेल्टा हो गया। तो 3 टाइप के आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। उसके बाद अब दूसरा लाइन आपको पता होना चाहिए कि जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपने बॉन्ड एक्सिस के अलोंग अगर देखोगे तो सिमेट्रिकल होते हैं। तो आपने क्या देखा कि जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है वो बॉन्ड एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सिमेट्रिकल नहीं होते हैं बॉन्ड एक्सिस के अलोंग। और ये जो रीजन, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है कि जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, इसका जो रीजन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि होता क्या। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा कि अगर मान लो 2px और 2py ये पहले कंबाइन करने जाते हैं, ठीक है, पहले तो कंबाइन नहीं करेंगे। यहाँ पे जो बात हो रही है कि कंफ्यूज मत होना कि भैया यहाँ बोला है कि 2px और 2py कंबाइन करा है, ये नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि जब 2 2px कंबाइन करेंगे या फिर जब 2 2py कंबाइन करेंगे तो पाई आपके पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है। लेकिन वो जो है वो सिमेट्रिकल नहीं होते। क्यों नहीं होते, उसका रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें जो पॉजिटिव लोब होता है वो ऊपर रहेगा बॉन्ड एक्सिस के, और नेगेटिव लोब नीचे रहेगा। तो इसलिए जब बॉन्ड एक्सिस के अलोंग देखोगे तो आपको देखिए नहीं सिमेट्रिकल का है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। और यही रीजन है कि जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो आपके बॉन्ड एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल नहीं होते मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करें, ठीक है। तो ये एआर क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूसरा, हमने पहले भी बात करी थी कि जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो आपको जेड वाला एक्सिस मानना है, इसलिए जब 2pz वाले 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो उस केस में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो सिग्मा बनेगा, पाई बनेगा, डेल्टा बनेगा। डेल्टा भूल जाओ, हमें सिग्मा पाई की बात करना है। तो सिग्मा बनेगा या पाई बनेगा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आपको बताना है कि सिग्मा बनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने पहले से ज्यूम किया हुआ है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है। तो जब 2pz की बात करें तो 2pz ऐसे करके आपके कंबाइन करेंगे तो ये हेड ऑन कोलिजन हो गया आपका, यहाँ पे आपका सिग्मा बनता है। लेकिन वहीं पे जब 2px कंबाइन करेंगे तब भी पाई बनेगा, और जब 2py कंबाइन करेंगे तब भी आपका पाई बनेगा, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है कि जब 2pz के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो आपके 2 सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। उसमें से एक आपका बॉन्डिंग होगा जिसको यहाँ पे लिखा गया है सिग्मा 2pz, और दूसरा आपका एंटी बॉन्डिंग होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है सिग्मा स्टार 2pz। तो 2pz तो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल जिससे बना है वो समझा रहा है, सिग्मा बता रहा है कि यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन हुआ है, और pz है तो सिग्मा ही बनेगा। और यहाँ पे एक में स्टार है जो कि बता रहा है कि एंटी बॉन्डिंग है, जिसमें स्टार नहीं है वो बता रहा है कि बॉन्डिंग है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ 2 स्टेटमेंट्स है वो भी देख लो। पहला स्टेटमेंट है कि पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा था बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो यही वहाँ पे इसी पॉइंट से आप उसको लिंक कर सकते हो, और कभी स्टेटमेंट देखे तो आप उसको सही मानोगे। दूसरा यहाँ लिखा हुआ है कि जो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब कि पाई स्टार है मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसमें एक नोड प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के बीच में, जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा भी। अगर आप यहाँ देखते हो तो आपको यहाँ पे नोड दिख रहा है, मतलब कि न्यूक्लियस के बीच में देखने जाओगे तो एक नोड प्रेजेंट होता है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जो कि एकदम सही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। नोड और नोडल प्लेन अलग चीज़ हो गई। अगर आपसे पूछता हूँ कितने नोडल प्लेन है, तो इस केस में पाई स्टार, मान लो यहाँ पे लिखा है कि पाई स्टार 2px आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बताओ कितने नोडल प्लेन्स हैं, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे 2 नोडल प्लेन प्रेजेंट है। सेम यहाँ पे पाई 2px जो कि एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी आपका एक नोडल प्लेन प्रेजेंट है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सिग्मा स्टार 2pz लिखा हुआ है जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो यहाँ पे भी आपका नोडल प्लेन बनेगा। हमने देखा था एंटी बॉन्डिंग में बनता ही बनता है, तो यहाँ पे भी एक नोडल प्लेन है। सेम यहाँ पे भी सिग्मा स्टार 1s में यहाँ पे भी आपका एक नोडल प्लेन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चाहिए, इनसाइड में नहीं लिखा है, मैंने आपको बस बता दिया, एक्स्ट्रा है। बाकी इस डायग्राम को भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लेके कंबाइन करके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे वो दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले 1s की बात करते हैं, सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल वही है। तो 1s जब कंबाइन करेंगे तो आपको पता है जब भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके बनेंगे, और 2 तरीके से बन सकते हैं, एक एडिशन से या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, सब्ट्रैक्शन से या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। एडिशन से या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो बनेगा वो आपका बॉन्डिंग वाला बनेगा, इसलिए आपका कोई भी स्टार यहाँ नहीं लिखा है। और सब्ट्रैक्शन या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो बनेगा वो आपका एंटी बॉन्डिंग वाला बनेगा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया,
ठीक है। तो जब 1s कंबाइन किया तो यहाँ पे सिग्मा ही बना, इसलिए यहाँ सिग्मा बनेगा, पाई तो बन नहीं सकता 1s के कॉम्बिनेशन से, और एडिशन से बन रहा है तो यहाँ पे बना ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो सिग्मा 1s लिखा गया, और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग बना क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ है, तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना गया, ठीक है। और उसी को जो बॉन्डिंग वाला है उसको नीचे दिखाया गया है, एनर्जी कम है, और जो एंटी बॉन्डिंग है उसकी एनर्जी ऊपर दिखाई गई क्योंकि उसका एनर्जी ज़्यादा है और कम स्टेबल है वो। आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं जिसमें यहाँ पे 2pz वाला दिखाया गया। अब मैंने बताया था 2pz इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग है, तो यहाँ पे भी सिग्मा ही बनेगा, तो यहाँ पे भी सिग्मा 2pz जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और सिग्मा स्टार 2pz जो कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और ये बने कैसे, और ये दो बने क्योंकि दो 2pz वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए थे, ठीक है। सेम यहाँ पे दिखाया गया 2px का, और ऐसे 2py का भी हो सकता है, सेम जैसा 2px का है। तो 2px भी जब कंबाइन करेगा, एडिशन होगा तो बॉन्डिंग वाला बनेगा, तो यहाँ पे पाई 2px लिखा गया है, और जब इनका सब्ट्रैक्शन होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो यहाँ पे पाई स्टार 2px मतलब कि एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि दो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे और क्या क्या बनाएंगे, तो आप बोलोगे दो 1s जब कंबाइन करेगा तो सिग्मा बनेगा, तो सिग्मा 1s बनेगा और सिग्मा स्टार 1s बनेगा, ठीक है। तो मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक बॉन्डिंग वाला तो सिग्मा 1s और एक एंटी बॉन्डिंग वाला तो सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 2s और 2p के जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं सब अगर कंबाइन करते हैं तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो आपको दिख रहा है कि देखो 2s मतलब एक एटॉमिक ऑर्बिटल 2s का, और 2p के जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब कि तीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे px py pz, तो यहाँ पे s 2s वाला 2px 2py और 2pz, ठीक है। ये कंबाइन करते हैं अगर, तो ये तो एक एटम का हो गया, दो एटम मिलाओगे तो बेसिकली आपके 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, तो 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर आपके कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो आपके 8 कंबाइन कर रहे हैं, 4 एक एटम के 4 दूसरे एटम के, तो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो आपके 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनका जो नाम है वो यहाँ पे लिखा गया है। 2s वाला कंबाइन किया तो सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। फिर जब p के तीनों ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो पहला जो pz वाला वो सिग्मा बनाएगा, तो सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz। उसके बाद जब px कंबाइन करेगा तो आपका पाई बनेगा क्योंकि सिग्मा बन चुका है, तो पाई 2px पाई स्टार 2px, फिर पाई 2py एंड पाई स्टार 2py, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने समझा दी कि कैसे अगर आपसे बोलते हैं कि 2s और 2p के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करें तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो 8 बनेंगे क्योंकि 8 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन किए। क्या क्या बनेंगे वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसको कैसे अरेंज करना है, एनर्जी के फॉर्म में कैसे ये अरेंज होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखा जाता है वो समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे मेन, अब ये जो पेज आप पढ़ने वाले हो और आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसी पे मेन आपका क्वेश्चन आता है। तो अब हम लोग मेन जाते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सब कुछ लिख के लाया हूँ और आपको एक एक करके समझाऊंगा। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें मैं बोलूँगा याद करने के लिए, वो याद कर लो। वो पॉइंट्स जब याद कर लोगे तो जो क्वेश्चन जब आप देखोगे पीवाईक्यू में तो आपको लगेगा यही क्वेश्चन में फंसता था ये, जबकि इसको सोचना इस तरीके से था हम लोग को, ठीक है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है किसी मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल के लिए, तो उसके लिए जो जैसे आपको पता है कि 1s पहले भरते हैं, फिर 2s भरते हैं, फिर 2p भरते हैं, है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये आपको पता है कि एनर्जी के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज है। वैसे ही एनर्जी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कैसे अरेंज है वो यहाँ पे लिखा गया है। अब इस केस में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। आपको बस याद कर लेना है कि जब 14 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, या फिर उससे कम हो, जब 14 इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर उससे कम हो तो ये वाला कन्फिग्रेशन आपको यूज़ करना है। लेकिन जब 15 इलेक्ट्रॉन्स या उससे ज़्यादा हो, 20 इलेक्ट्रॉन तक हो, तो उस केस में आपको ये वाला कन्फिग्रेशन याद रखना है। और इसमें डिफरेंस ज़्यादा का नहीं है, आपको लगेगा कि भैया याद कैसे रखेंगे अलग अलग, इसमें बस जो मैंने हाईलाइट किया है उसी पॉइंट पर डिफरेंस, ठीक है। याद कैसे रखोगे, याद ऐसे रखो, पहले ये वाला याद रखो, ये आसान है, ठीक है। इसमें याद रखो कि जब 15 इलेक्ट्रॉन्स या उससे ज़्यादा हो तो उस केस में आप जो भरते हो वो भरते हो सिग्मा 1s पहले भरते हो, ठीक है, 1s, और सब में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। मैक्सिमम ये जितने भी ऑर्बिटल्स है आपको पता है ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। फिर उसके बाद आपको भरना होता है अगर 2 से ज़्यादा है तो सिग्मा स्टार 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर सिग्मा 2s में जाएगा, फिर सिग्मा स्टार 2s में जाएगा। उसके बाद जाता है सिग्मा 2pz में, फिर उसके बाद जाता है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2p। अब इसका इक्वल का कैसे यूज़ करना है ये बेसिकली डीजेनरेट ऑर्बिटल बता रहा है, ठीक है, जैसे यूज़ करोगे तो समझ आएगा। तो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py में भरोगे। उसके बाद पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py में भरोगे। तो जब भी आपका एक बॉन्डिंग वाला आ रहा है तो उसका एक एंटी बॉन्डिंग वाला आ रहा है साथ ही साथ। उसके बाद आगे सिग्मा स्टार 2pz में भरोगे तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग है वो यहाँ पे आ गया। अब इसमें अगर देखते हो, इसको कंपेयर करते हो इसके साथ, तो आपको दिखेगा कि देखो पहला जो चार्ट था वो तो सेम है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। चेंज कहाँ आया, चेंज आया कि इस सिग्मा स्टार 2s के बाद आपका था सिग्मा 2pz और उसके बाद था आपका पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ये इंटरचेंज हो गया है, यहाँ पे पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py पहले आ गया है और सिग्मा 2pz आपका बाद में चला गया, ठीक है, यही डिफरेंस है। उसके बाद का जो सीक्वेंस है वो फिर से वही है जो यहाँ पे था, ठीक है। तो आप कोई सा एक याद रख लो जो आपको याद रखना है, बस उसके साथ कंडीशन याद रखना कि किसके लिए लिखा जाता है। तो जब भी 14 इलेक्ट्रॉन हो या उससे कम हो तो आप ये वाला यूज़ करोगे, जब भी 15 इलेक्ट्रॉन या उससे ज़्यादा हो और 20 इलेक्ट्रॉन तक हो उस केस में आप ये वाला यूज़ करोगे, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ और आपको इसको दिखाता हूँ कि कैसे आपको फिल करना है। मान लो कोई आपने लिया H2 लिया, ठीक है, H2 लिया,
ठीक है, सबसे पहले डिसाइड करना होगा आपको कि कौन सा कन्फिगरेशन यूज़ करोगे। तो आप देख रहे हो H2 2 इलेक्ट्रॉन है तो 14 इलेक्ट्रॉन से कम है, ठीक है, तो हम लोग ये वाला कन्फिगरेशन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने इलेक्ट्रॉन देख के कन्फिगरेशन चूज़ किया कि कौन सा यूज़ करना है। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन्स भरना स्टार्ट करोगे। तो सिग्मा 1s है तो इसमें सबसे पहले आप एक इलेक्ट्रॉन दोगे, फिर आगे तो दोगे नहीं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने इसमें भर दिया, ठीक है। तो अगर H2 होता तो आपका जो कन्फिगरेशन होता वो होता सिग्मा 1s2 खत्म, ठीक है, बाकी आपका वेकेंट रहता। मान लो आगे चलते हैं, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आ गया। हीलियम He2 अगर मान लो हो एग्जिस्ट कर रहा है तो कैसे करोगे। तो He2 होगा तो आपको पता है हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो He2 है तो मॉलिक्यूल है तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, तो अब 4 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है। तो अब इसमें देख रहे हो तो सिग्मा 1s है, 4 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो कैसे भरोगे। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिया, ठीक है, उसके बाद के जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें जाएंगे, ठीक है, बहुत सही, क्योंकि आपको पता है एक एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ना। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा, जब इसमें फिल हो गया तब हम लोग आगे जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे, ठीक है। चलो ये तो हमने हीलियम का देख लिया। अब देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन हीलियम हो गया, अब लिथियम का देखते हैं। लिथियम में कितना होगा Li2, इसमें होगा 6 इलेक्ट्रॉन टोटल। अब इसको कैसे भरेंगे, तो इसमें हो गया 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, 2 इसमें आ गया, इसको जब भर दिया तो फिर आगे वाले में 2 भर दिया, तो ये हो गया 6। तो आपका हो गया सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 लिथियम Li2 मॉलिक्यूल के लिए। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। बेरिलियम की बात कर ले तो Be2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो सेम ऐसे होगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, बढ़िया। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है 14 इलेक्ट्रॉन तक तो मैं इसी वाले को यूज़ करने वाला हूँ। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन पे आ गए 5, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके टोटल हो गए Be2 में, ठीक है। अभी एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं, हम लोग बस बात करें। तो Be2 की अगर मैं भरता हूँ इसमें तो कैसे भरेंगे, सबसे पहले सिग्मा 1s2 10 इलेक्ट्रॉन भरना है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 8 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए। अब यहाँ पे कोई अगर सिंगल वाला होता है जैसे सिग्मा 2pz होता तो मैं डायरेक्टली 2 भर देता 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये डीजेनरेट ऑर्बिटल दिख रहा है जिसमें ये इक्वल आ रहा है। इसको कैसे भरना होता है, अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और ये जो π2px π2py लिखा हुआ है इसका मतलब है कि दोनों की एनर्जी सेम है, ठीक है। तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप डायरेक्टली सिर्फ इसको 2 नहीं दे सकते हो क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। तो आप पहले दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे, जब दोनों में एक एक हो जाएगा तब आप पेयरिंग करते हो। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ एक आएगा और फिर दूसरे में एक आएगा, तो जो आपका कन्फिगरेशन हो गया वो जो अभी आपको दिख रहा है ऐसा है सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 π2px1 इज इक्वल टू π2py1। तो ये आपका B2 मॉलिक्यूल का कन्फिगरेशन ये हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। B2 के बाद देखते हैं हाइड्रोजन कार्बन C2, ठीक है, C2 मॉलिक्यूल का देखते हैं आगे, ठीक है। अब आगे कैसे करेंगे, C2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो C2 में हो गए भैया जी C6 × 2 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो 12 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है हमको। तो यहाँ पे 2 2 2 2 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे याद कर लेना, बार बार थोड़ी ऐसे पूरा फिल करोगे तो आपको पता है कि पहले 4 में 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं। उसके बाद आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो आप कैसे भरोगे, कितने बच्चे 8 यूज़ हो गए तो 4 बचे, तो पहले सबसे पहले आपने एक इसको दिया फिर एक इसको दिया। अब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचे तो आपने फिर इसको एक दे दिया और आपने फिर दूसरा इसको 2 दे दिया, मतलब अब इसमें दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब जो कन्फिगरेशन लिखोगे वो लिखोगे इसमें, इसको हटा देते हैं 2, इसको हटा देते हैं 2। तो आपका जो कन्फिगरेशन जो अभी दिख रहा है वैसा है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 π2px2 इज इक्वल टू π2py2। ये आपका C2 का कन्फिगरेशन हो गया, आपको दिख रहा है कि 12 इलेक्ट्रॉन्स आपके पूरे हो गए। अब देखते हैं आगे चलते हैं और हम लोग अगला जो है जो कि हो गया आपका नाइट्रोजन 14 है ना N2 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये लिमिटेशन पे आ गए हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन तक ही इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद हमको अगले वाले कन्फिगरेशन में जाना होगा। तो अब अगर मैं इसको फिल करता हूँ तो कैसा आएगा, तो सेम 12 इलेक्ट्रॉन तक तो यहाँ तक फिल हो जाएगा है ना, 2 2 2 2 2 2 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स था अपने पास बचा हुआ वो यहाँ पे फिल हो गया क्योंकि ये डीजेनरेट नहीं है तो इसमें कोई भी 1 1 देने का चक्कर नहीं, ठीक है। तो ये आपके 14 इलेक्ट्रॉन तक फिल हो गए, इसके आगे आप इस वाले कन्फिगरेशन को यूज़ नहीं कर सकते। अब जब भी आप कैसे मान लो अब आपको दे दिया उन्होंने ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल दे दिया, अब आप जैसे कैलकुलेट करोगे 16 और आप यहाँ पे भरने जाओगे तो आपका जो भी क्वेश्चन इसके आगे सॉल्व करोगे इसको यूज़ करके वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। वो चाहे कुछ भी पूछे, आपसे पूछेंगे बताओ π2px में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको जो भी आंसर दोगे गलत आंसर दोगे, ठीक है, अगर आपने कन्फिगरेशन ही गलत यूज़ कर लिया। इसलिए आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके सबसे पहले चूज़ करना है कि कौन सा कन्फिगरेशन यूज़ करना है। तो O2 देखा आपने 16 इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको यूज़ नहीं करोगे, आप चले जाओगे इस वाले पे क्योंकि 15 से ऊपर वाले इसमें यूज जाएंगे। अब कैसे फिल करना है, सेम वैसे ही 2 2 2 2 8 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो गए, फिर इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं, 2 यूज़ हो गए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके यूज़ हो गए, बचे कितने 16। तो अब कोई भी इसमें नहीं है, इसमें 4 जा सकते हैं और आपके पास अभी 10 ही यूज़ हुए हैं, तो आप 14 इलेक्ट्रॉन तक तो यहाँ डाल ही सकते हो। तो यहाँ पे भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो कितने हो गए 4 6 7 14 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो गए। अब आपके पास बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर से आपका डीजेनरेट वाला आ गया, तो फिर वही करोगे 1 इसको दोगे 1 इसको दोगे क्योंकि डायरेक्टली 2 नहीं दे सकते हो किसी को बिना दूसरे को हाफ फिल किए, ठीक है। तो अब आपका जो कन्फिगरेशन फाइनल दिखेगा ऑक्सीजन का वो कुछ ऐसा दिखेगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 π2px2 इज इक्वल टू π2py2 फिर पाई स्टार 2px1 इज इक्वल टू पाई स्टार 2py1। ऐसा कुछ आपको कन्फिगरेशन देखने को मिलेगा। ये हो गया ऑक्सीजन 16 के लिए। इसके आगे का बाकी भी आप सेम ऐसे ही भर सकते हो। जब आप इसको फिर मान लो ऑक्सीजन के बाद क्या आ गया, फ्लोरीन आ गया, राइट। फ्लोरीन में आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो उस केस में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स भर गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स भर गए, तो इसमें भी आपका 2 हो जाएगा और इसमें भी आपका 2 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ कन्फिगरेशन आपको दिखेगा इसका फ्लोरीन का। और नियॉन के लिए जब लिखने जाओगे Na2 एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी जब लिखने जाते हो उस केस में 20 हो जाएगा, है ना। तो उसमें भी यहाँ पे भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसके बेसिस पे जो भी आपको आंसर देना है आप इसको दे सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सिखा दी।
आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, ऐसा क्वेश्चन पीवाईक्यू में तो नहीं दिखा है लेकिन कभी आता है और आपको मान लो कन्फ्लिक्शन लिखना है, ठीक है, आपको याद नहीं है डायरेक्टली चीज़ें, बॉन्डिंग और बॉन्ड ऑर्डर आपको डायरेक्टली याद नहीं है, जो मैं आपको आगे याद करवाऊंगा इस टेबल के थ्रू, अगर आपको याद नहीं है, आपको निकालना है, तो उस केस में आपको ये एनाइंस देंगे, कैटाइंस देंगे, तो आप इसमें गलती कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लो आपको दिया है कि N2 नेगेटिव के लिए मुझे लिख के दो, मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही पूछ दिया डायरेक्टली, चलो, तो आपको दिखेगा कि N2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 15 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप कौन सा यूज करने चले जाओगे, ये वाला यूज करने चले जाओगे। लेकिन जब भी एनायंस से कैटायंस हो तो उसमें आपका जो पेरेंट एटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको देख के आपको चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल N2 नेगेटिव अगर है तो इसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, उस केस के अकॉर्डिंग आपको ये करने जाना चाहिए, ये वाला यूज करने जाना चाहिए। लेकिन N2 नेगेटिव कहाँ से आया, N2 से आया है, N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको जो चूज करना है, जिसमें आपको फिल करना है वो ये वाला होगा, ना कि ये वाला। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स आपको जाके इसमें फिल करना है और फिल करने के बाद फिर जो आपका कंफ्यूजन बन के आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, या फिर आगे जो भी चीज़ें बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो वो सब इसमें करना है। सिमिलरली अगर NO प्लस है तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप जाके फिर ऊपर वाले में फिल करोगे, लेकिन NO प्लस आया कहाँ से है, 15 इलेक्ट्रॉन से आया है ना, एक इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ है आपका, तो उस केस में आपको ये वाला कन्फ्यूजन यूज करना है, ना कि ऊपर वाला। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं, आप लोग देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है और उसको कैसे यूज करना है हमको क्वेश्चन सॉल्विंग में। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, पूछते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एक्सिस्ट करेगा नहीं करेगा। जैसे मैंने अभी ऊपर बताते हुए आपको बहुत बार बोला कि अभी हम लोग छोड़ देते हैं कि एक्सिस्ट करने का, अभी हम बस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर को देख के कैसे आपको बताना है कि कोई मॉलिक्यूल एक्सिस्ट करता है या स्टेबल है नहीं है, ये आप समझते हैं सबसे पहले। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, उस केस में वो मॉलिक्यूल जो होगा वो आपका स्टेबल होगा और वो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर वो जीरो आया, मोस्टली आप जितने भी केस देखोगे उसमें जीरो से आपको समझ जाना है, जीरो आया या फिर नेगेटिव आया, तो उस केस में आपका जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं देखूँ, कुछ एग्जांपल्स मेरे पास है, तो एक बेसिक से एग्जांपल मेरे को दिख रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो जीरो होता है, ठीक है। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स किस में देखने को मिलेगा, मुझे देखने को मिलेगा He2 में, राइट, He2 में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर मैं इसका कन्फ्यूजन लिखने बैठूँ तो आपको मैंने अभी सिखाया He2 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाला है और दोनों में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तक तो आप दोनों का सेम ही है ना। तो He2 का अगर लिखने जाता हूँ तो वो ऐसा दिखेगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये पता होगा तभी आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर पाओगे। या तो 4 इलेक्ट्रॉन का मैंने लिख दिया कि 4 का जीरो होता है, लेकिन लिखा कैसे, तो फॉर्मुला जो होता है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का वो होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है, तो 2 माइनस 2 बाई 2 कितना होता है, 0/2 इज इक्वल टू 0। तो इसलिए इसका जीरो आ गया। तो अब मैंने बताया था जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर जीरो दिखे या नेगेटिव दिखे वो मॉलिक्यूल एक्सिस्ट नहीं करता। आपको पता है हीलियम आपका नोबल गैस है और नोबल गैस मॉलिक्यूल क्यों ही बनेगा, वो ऑलरेडी स्टेबल है। तो He2 एक्सिस्ट नहीं करता है, हीलियम नॉर्मली आपका एक्सिस्ट करेगा लेकिन He2 मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा, इसलिए He2 एक्सिस्ट नहीं करता है। सेम वैसे आगे जाओगे और आप 8 वाला देखोगे, 8 वाला क्या होगा, लिथियम बेरिलियम, तो Be2 है आपका, ठीक है, Be2, तो Be2 भी एक्सिस्ट नहीं करता। तो कभी आपको स्टेटमेंट लिख के दे कि Be2 एक्सिस्ट नहीं करता है, अब आपको पता नहीं चल रहा है कि सही स्टेटमेंट गलत है, तो आप उसमें बाउंड्री कैलकुलेट कर लो, ठीक है। और आपको मैं बेसिकली याद ही करवाता हूँ, अगर 4 आता है टोटल इलेक्ट्रॉन, या फिर 8 आता है, या फिर आपका 20 आता है, ठीक है, क्या क्या बोल दिया मैंने, 4, 8 और 20, जब आप कैलकुलेट करते हो उस मॉलिक्यूल का और 4 इलेक्ट्रॉन आता है उसका कैलकुलेट करके, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन आता है या फिर 20 इलेक्ट्रॉन आता है, तो वो मॉलिक्यूल्स आपके एक्सिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उसका जो बॉन्ड कैलकुलेट करोगे तो जीरो आएगा, ठीक है, बढ़िया। और ये किस किस का है, जो 4 है मैंने बताया He2 का है, वो एक्सिस्ट नहीं करेगा। 20 किसका है, Ne2 का है, नियॉन, वो भी आपका क्यों ही मॉलिक्यूल बनाएगा, वो भी नोबल गैस है। एक इंटरेस्टिंग वाला जो है वो आपका 8 है, ठीक है, Be2, ठीक है, बेरिलियम भी आपका मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा, Be2 के फॉर्म में एक्सिस्ट नहीं करेगा। चलो ये मैंने समझा दिया कि स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन आता है उसको कैसे आपको डील करना है, कैसे आप कंफर्मेशन लिखोगे, फिर आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको करना है, अगर उस चीज़ भूल गए हो तो। कैलकुलेट कैसे करना है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इससे आपका बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ फॉर्मुला लिखी भी होगी, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं डिवाइडेड बाय 2, ये आपका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट होकर आ जाता है। तो ये बात कर लिया हमने स्टेबिलिटी के बारे में, या फिर एक्सिस्ट करेगा नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा, अभी हम लोग जो देख रहे थे इससे हमने क्या देखा कि पहले तो जीरो अगर है या नेगेटिव है तो एक्सिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो पॉजिटिव है और 2-3 मॉलिक्यूल्स आपने कंपेयर किया, सबका पॉजिटिव आ रहा है, तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कंपेयर करने के लिए कि इसको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कर दो, ठीक है, या फिर बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में अरेंज करो। तो इसको कंपेयर कैसे करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स को, तो आपको याद रखना है कि जब भी आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करने बोले तो आपको याद होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी, और जब भी आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए बोले तो आप पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल दोगे, और पता होना चाहिए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। क्यों, अब बेसिकली ये समझो, बॉन्ड ऑर्डर जो है ना वो बेसिकली आपको बताते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अगर मान लो बॉन्ड ऑर्डर 1 है मतलब कि वो जो मॉलिक्यूल है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, ठीक है। अगर मान लो बॉन्ड ऑर्डर 2 आया तो उसमें मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 आया तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब बताओ किसी का बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, ठीक है, मतलब कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है,
किसी का 2 आया मतलब कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, किसी का 1 आया मतलब कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इसको बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग कंपेयर करो तो आपको पता रहेगा जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ज़्यादा अच्छे से पकड़ा रहेगा, आपस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अटैच होंगे, तो क्या उसका बॉन्ड लेंथ कम नहीं होगा? होगा। इसलिए आपको दिख रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ। ऑल्सो अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल है, कोई डबल बॉन्ड वाला है, कोई सिंगल बॉन्ड वाला है, मैं बोलूँगा कि किसमें स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए जो स्टेबिलिटी है वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे आप याद रख सकते हो अगर कभी भूल गए तो। ऑल्सो जब भी आप स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे, अभी हम लोग करके देखेंगे, जब भी आप स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हो 2-3 मॉलिक्यूल का, और करने में चलो 1 2 3 आया तब तो आपने देख लिया कैसे करना है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। लेकिन करने में अगर मान लो दोनों का 2 2 आ गया, उस केस में हम लोग आगे कैसे प्रोसीड करके फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसमें आपको याद रखना है कि जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए उस केस में आपको कॉन्फिगरेशन लिखना है और देखना है कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किस केस में जाता है। जितना ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा, आपको पता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ाता था, स्टेबिलिटी कम करता था, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेस स्टेबल करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है, तो बॉन्ड ऑर्डर जितना होगा, अगर 1 है तो सिंगल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड, 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर से स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे, ये देखा कि बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी। अगर सेम आ गया तो हम लोग उस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे उसका, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा होगा वो कम स्टेबल होगा। ठीक है, अच्छा तीसरा बॉन्ड लेंथ के लिए हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको समझाया कैसे सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड से समझा सकते थे। उसके बाद अगर इसमें भी मान लो बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया और आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है तो क्या करोगे, तो उस केस में आपको देखना होगा अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तो एटॉमिक रेडियस देखो, जिसका एटॉमिक रेडियस कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, जिसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ आपने समझ ली। ये भी समझ लिया कि कैसे अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि विच आर फॉलोइंग एग्जिस्ट, विच आर फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, तो अगर जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको याद करवा दिया 4 8 20, कभी भी कैलकुलेट करते हो इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 4 8 या 20, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसका बाउंडेड 0 होता है। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्टली याद करवा देता हूँ कि हर समय आपको कैलकुलेट करना ना पड़े कि आप पूरा कन्फिगरेशन लिखो, बॉन्डिंग कितने एंटी बॉन्डिंग कितने पता करो, फिर माइनस करके 2 से डिवाइड करो, ये जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे याद कर सकते हो। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि याद कैसे रखना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आप लिख रहे हो ये सबके लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक H2, O2, N2, इन सब मॉलिक्यूल्स के लिए वैलिड है जिसमें दोनों जो आइटम्स है वो सेम हो और डायटोमिक हो। लेकिन जब आप PYQs करने जाओगे तो कुछ कुछ केसेस हैं जहाँ पे अगर वो 20 इलेक्ट्रॉन के अंदर आ रहा है तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है CN+, CN नेगेटिव, NO, CN, इन सब में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कंसेप्चुअली जाओगे तब तो ये सिर्फ इनके लिए वैलिड है, लेकिन PYQs में जब लगाओगे तो इनमें भी काम कर जाता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखना है, बोलोगे भैया इतना याद कैसे रहेगा? सिंपल है, आपको बस याद रखना है यहाँ पे 2 कैटेगरी में इसको बांट लेना है। एक तो पहले 14 से स्टार्ट करना है आपको, 14 से 20 तक जाओगे और 14 से आप 8 तक जाओगे। ठीक है, और जब जाओगे तो दोनों तरफ आपको याद ये रखना है कि 14 का 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर और दोनों ही तरफ आपको 0.5 कम करना है। ठीक है, ये क्यों कम करना होता है, क्यों बढ़ाना होता है, ये सब चीज़ का रीज़न है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पे बेसिस पे, लेकिन अभी क्योंकि ये डिटेल लेक्चर नहीं है समझाऊंगा नहीं आपको मैं। एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है समझ लो कि 14 का 3 ये याद रख लो और दोनों तरफ आपको 0.5 कम कर देना है। तो 15 का आपका 2.5 हो गया, 16 का 2 हो गया, 17 का 1.5 हो गया, 18 का 1 हो गया, 0.5 हो गया, 19 का, और 20 का 0 हो गया। ठीक है, 20 का 0 हो गया, एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसलिए Ni2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर ऊपर जाओगे इससे तो इधर भी आपको 0.5 कम करते जाना है जब तक 0 ना हो जाए, उसके बाद आपको नेगेटिव में नहीं जाना है। ठीक है, उसके बाद तो दूसरा जो कैटेगरी है उसमें आपको क्या रखना है कि जो 0 इलेक्ट्रॉन होगा उसमें 0 डालना है। ठीक है, 1 के लिए फिर बढ़ जाएगा 0.5 हो जाएगा, 2 के लिए हो जाएगा आपका 1। ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ मतलब यहाँ पे आपने क्या किया 0.5 बढ़ाया, जैसे आप 1 पहुंचोगे उसको क्रॉस नहीं करना है, 1.5 नहीं जाना है, उसके बाद आपको वापस से 0.5 कम करने लगना है जब तक 0 ना हो जाए। 0 आएगा फिर से बढ़ाना स्टार्ट कर दो, तो यही आपको सीरीज फॉलो करते रहनी है। तो 0 0.5 1 हुआ, 1 के बाद फिर 0.5 फिर 0 कर दोगे, 0 के बाद फिर 0.5 फिर 1 तक ले जाओगे, फिर कम कर लोगे 0.5 तक। ये आपको सीरीज फॉलो करनी है। तो आपको अगर निकालना नहीं है डायरेक्टली याद करना अच्छा लगता है तो आप सीधे याद कर लो, अदरवाइज फटाफट निकाल भी सकते हो अगर आपको दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख पा रहे हो तो। अब इसके बेसिस पे जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो मैंने बताया था कि कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको, तो उसमें आपको जो भी मॉलिक्यूल दिया होगा, मान लो He2 लिखा हुआ है इसमें, तो आप इलेक्ट्रॉन जब कैलकुलेट करोगे सबका तो 1 का 4 आएगा। ठीक है, 4 याद देखते ही आपको याद आना चाहिए कि 4 का 0 होता था, या फिर मान लो 8 आ गया, 8 का 0 होता है, 20 आ गया, 20 का 0 होता है। तो आप याद रख लो 4 8 20 का 0 होता है, 0 आएगा एग्जिस्ट नहीं करेगा, या फिर नेगेटिव आएगा एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम क्वेश्चन एग्जिस्ट ना करके ऐसा ना पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट बोल के, वो ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेबल। उसमें भी आपको सेम कंसेप्ट फॉलो करना है कि बॉन्ड ऑर्डर 0 हो या नेगेटिव हो तो स्टेबल नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से किसका बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट है, सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करोगे, या तो टेबल से, अगर याद है तो सबसे बेस्ट होता है टेबल से याद वो निकाल लेना। ठीक है, 14 का लिख लो फिर ऐसे करके निकल जाता है। तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सेम बॉन्ड ऑर्डर किसका है ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, पेयर अलग अलग दिया होगा वहाँ पे आपको चूज करना होगा। फिर बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करो, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें बहुत सारे आयंस लिखे होंगे, आप क्या करना, बेस्ट कंफ्यूजन ना हो इसके लिए सारे आयंस के पहले इलेक्ट्रॉन लिख लो फिर सोचो। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है O2+, तो ये क्या होगा, इसका कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, O2 का 16 होता है, प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम तो 15 हो गया, O2 नेगेटिव 16 + 1 17 हो गया, O2 2 नेगेटिव 18 हो गया, O2 16 हो गया, इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए। अब सोचेंगे हम लोग कि अब हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ता है। तो इनके अकॉर्डिंग मैंने आपको टेबल में ये बताया कि बॉन्ड ऑर्डर किसका कितना कितना होता है। तो आपको पता है 14
का 3 होता है, 15 का 0.5 कम हो जाता है, तो ये हो गया आपका 2.5। 16 का और नीचे आओगे और कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 17 का और कम हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। 18 का और कम हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपने बॉन्ड ऑर्डर लिख दिया। जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर लिखा आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, तो उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हो। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, O2 2 नेगेटिव सबसे आगे हो जाएगा बॉन्ड लेंथ में, ठीक है। अच्छा सेम अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिखता है तो इसमें आप जब लगाने जाओगे बॉन्ड ऑर्डर तो आप इनके लगा नहीं पाओगे क्योंकि ये 20 इलेक्ट्रॉन्स एक्सीड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कैसे निकालना पड़ता है आपको पता होना चाहिए। तो देखो CO तो आप लगा दोगे, इसमें आपका 8 और 6 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, ठीक है। आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसमें 3 बॉन्ड होते हैं, तो आपको पता है कि जितने बॉन्ड्स उतना बॉन्ड ऑर्डर ऐसा होता है। लेकिन जब इनका निकालने जाओगे ना तो इतना आसान नहीं, क्योंकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो जहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो उसको कैसे निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर CO2 लिखते हो तो उसका स्ट्रक्चर आपका ये बनता है। लेकिन क्या सिर्फ यही इसका एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, इसमें और भी स्ट्रक्चर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एक स्ट्रक्चर ये वाला बनेगा O है ना, एक स्ट्रक्चर ये बनता है, और इसका एक और स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें C इधर O, ठीक है। इसमें मैं चार्जेस ध्यान मत देना, मैं अभी बस स्ट्रक्चर बनाऊँ। तो अब इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है बेसिकली। तो बॉन्ड ऑर्डर का एक और फॉर्मूला होता है जिसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको CO के बीच बॉन्ड ऑर्डर बताना है ना, तो इसमें आप कोई भी एक CO बॉन्ड पकड़ लो, एक पेयर पकड़ लो CO बॉन्ड का, दोनों नहीं देखना है। उसके बाद टोटल बॉन्ड कैलकुलेट कर लो। तो इसमें आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, तो इसके बीच टोटल बॉन्ड कितने 6 बॉन्ड है, तो 6 डिवाइडेड बाय कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से 3, तो 6/3 मतलब कि 2। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है CO2 का वो आपका 2 आता है, ठीक है। जो कि आप अगर ऐसे लिखने जाते हैं तो आपका गलत आ सकता था, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो नीचे आएगा, और एक आइटम के साथ कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उसको प्लस करो। तो यहाँ इसमें आपने देखा 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और यहाँ पे 3 बॉन्ड, तो 6 टोटल बॉन्ड आपके मिले, तो 6/3 2 आ गया। सेम CO3 2 नेगेटिव का बनाने जाओगे CO एक स्ट्रक्चर ये, उसके बाद यही बॉन्ड जो घूमेगा और 3 स्ट्रक्चर्स आपके बनेंगे, राइट। तो C यहाँ O, ये चार्जेस में नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, देख लेना अपने आप। और फिर एक और बॉन्ड, एक और आपका स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें O इधर आ गया वो बॉन्ड, इधर 3 स्ट्रक्चर बेसिकली आपके बने। कितने बॉन्ड हैं तो आप कोई भी एक ऑप्शन पकड़ लो, तो ये वाला पकड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो दिख रहा है आपको 1 2 3 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड टोटल है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 है, तो 4/3, तो आपका ये 1.33 आ जाएगा, हाँ 1.33 आ जाएगा। तो ये आपने तीनों के बॉन्ड ऑर्डर्स कैलकुलेट कर लिया। अब आपसे जो भी पूछा हो, बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करने बोला हो, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने बोला हो, आप कर सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो और 20 इलेक्ट्रॉन्स एक्सीड कर जाए तो उस केस में कैसे करना है आप, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको PYQ में मिलेगा। ये चीज़ मैंने समझा दी। एक और क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो है मैग्नेटिक नेचर का, तो उसका आपको मैं सिंपल बताता हूँ, ठीक है। जब भी आपसे पूछे कि आपको पता करना हो कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है कौन सा डायमैग्नेटिक है, याद रखो कि टोटल इलेक्ट्रॉन पता करना है, उस मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। अगर वो ऑड आया तो वो पक्का पैरामैग्नेटिक है, अगर वो इवन आया तो वो डायमैग्नेटिक होगा। एक्सेप्शन है इसका B2 और O2, ये दोनों याद रखो, ठीक है। O2 एंड B2 इसका एक्सेप्शन है, वो पैरामैग्नेटिक होता है इवन दो, जब आप इसका कैलकुलेट करोगे तो इवन आएगा, ठीक है। होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, O2 का 16 है, B2 का आपका 10 है ना। लेकिन ये दोनों जो है ये आपका पैरामैग्नेटिक है इवन दो दे हैव इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसी में एक क्वेश्चन पूछते हैं जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है कि O2 जो है वो डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, डिपेंडिंग ऑन की जो मैंने बताया कि इवन का मोस्टली डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो इसका जो रीजन है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इसका कंफ्यूजन लिखने जाओगे तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि डायमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है और कब होता है। तो पैरामैग्नेटिक होने का जो मेन कंडीशन है, ये जो हमने ऑड इलेक्ट्रॉन का कंडीशन आता है वो कंडीशन मेन नहीं है, वो तो बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऑड इलेक्ट्रॉन दिखा तो पैरामैग्नेटिक है। मेन कंडीशन है कि उसका जब इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखोगे तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है, अगर उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है तो वो डायमैग्नेटिक है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है आपको जो पता होना चाहिए वो ये है कि पैरामैग्नेटिक जब मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो वो अट्रैक्ट होता है, लेकिन डायमैग्नेटिक रिपेल होता है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, देखो जो डायमैग्नेटिक है वो रिपेल होता है मैग्नेटिक फील्ड से, लेकिन जो पैरामैग्नेटिक है वो अट्रैक्ट होता है। देखो यहाँ लिखा है अगर कोई भी ऑर्बिटल इसमें सिंगली ऑक्यूपाइड है, पेयर्ड नहीं है, तो उसके इसमें पैरामैग्नेटिक है। लेकिन अगर सारे ऑर्बिटल्स यहाँ पे डबली ऑक्यूपाइड है, मतलब सारे ऑर्बिटल्स आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ भरे हुए हैं, तो वो डायमैग्नेटिक है। दोनों पॉइंट मैंने बता दिया। तो ये मेन कंडीशन है। मेन कंडीशन ये नहीं कि ऑड इलेक्ट्रॉन हो इवन इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। भले आपको इवन दिखे वो पैरामैग्नेटिक है। और दूसरा केस क्या है आपका B2 का है। अब इसका जो रीजन है वो क्या होगा, मेन रीजन ये होगा कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये जानना इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर इसका कन्फिगरेशन देखोगे O2 का तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो फालतू में क्यों लिखूँ मैं, यहाँ पे देखो सिग्मा 1:16 इलेक्ट्रॉन से मैंने बताया था आपको 15 वाला यूज़ करना होगा, 15 से 20 वाला कन्फिगरेशन। तो जब आप उसको यूज़ करते हो तो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो एंटी बॉन्डिंग वाले पाई ऑर्बिटल्स है उसमें आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, मतलब कि ये हाफ फील्ड, मतलब कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इसलिए जो O2 है वो आपका पैरामैग्नेटिक है इवन दो इट हैज इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये चीज़ मैंने समझा दी और यही आपका AR क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग।
उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। फिर ये मैंने बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर से आपको जो उसका नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो पता चलता है, नेचर ऑफ बॉन्ड पता चलता है, ये चीज़ सही बात है, ठीक है। अगर 1 2 3 है तो मतलब कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स उसमें प्रेजेंट है। उसके बाद ये मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर आया है तो मतलब वो स्टेबल है, नेगेटिव या जीरो आया है तो वो अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्यों ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव जब भी होता है तो पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर कब होगा, अगर आपको फॉर्मूला याद है, आपको दिख रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो अगर इसको मुझे पॉजिटिव चाहिए तो मतलब कि एन बी शुड बी ग्रेटर देन एन ए, ठीक है। मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको पॉजिटिव चाहिए, अगर पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर है मतलब इसका ये मतलब है कि बॉन्डिंग में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन्स है। और आपको मैंने बताया था पहले ही कि जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो जो स्टेबिलिटी उसको बढ़ाते हैं क्योंकि रिपल्शन को कम करते हैं, तो सेम इसलिए स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर वो नेगेटिव होगा या जीरो होगा तो इसका मतलब ये है कि जीरो है मतलब कि दोनों इक्वल है, तो मतलब कि रिपल्शन भी ऑलमोस्ट अच्छे अमाउंट में हो रहा होगा जितना वो कम करने की कोशिश कर रहा होगा, इसलिए अनस्टेबल होता है। और नेगेटिव है तो उस केस में तो आपका एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। ये बात कर ली हमने। ये चीज़ देख लिया था हमने कि इसमें क्या चेंज होता था। आपको यहाँ दिख रहा है कि सिर्फ इसमें यही चेंज होता है कि सिग्मा 2p z का जो एनर्जी है वो हायर है एज कम्पेयर टू पाई 2px एंड पाई 2py, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्टेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो फिर रिपल्शन को कम करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर आपको ये एसोसिएशन यहाँ से बनाना चाहें तो ये दोनों लाइन्स को यूज़ करके AR क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। इसको देख लेना। तो अब मैं आपको सारे कुछ एग्जाम्पल्स देख के समझाता हूँ कैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, कैसे आप उससे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। और कुछ अगर एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, एक दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ से क्वेश्चन आ चुका है और बहुत कम लोगों को पता होगा, वो देखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आगे इसको पूरा देख के ही खत्म करना है, ठीक है, अगर आप यहाँ तक आ गए तो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं H2 मॉलिक्यूल का। तो अगर H2 मॉलिक्यूल आता है कन्फिग्रेशन कैसे लिखना है मैंने बता दिया आपको, सिग्मा 1:2 का कन्फिग्रेशन आएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसमें देखते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स और किसमें प्रेजेंट है। तो आपको दिख रहा है कि बॉन्डिंग में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एंटी बॉन्डिंग का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए एन बी यहाँ पे 2 आया, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स में 0 आ गए, डिवाइड के 2 से आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। आपको वैसे ही पता है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसके लिए जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1 होता है। मैंने यहाँ पे लिखा था आपके लिए, देखो 2 के लिए 1 होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप अगर वो नहीं निकालना चाहते हो जो कि आसान है, वो निकल जाएगा। अगर टाइम बचाना चाहते हो तो आपको डायरेक्टली याद भी कर सकते हो। हाँ, तो आगे चलते हैं। हाँ, तो इस 1 का क्या मतलब है, इस 1 का ये मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर 1 है, मतलब कि इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। आपको पता भी है कि HH के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो मान लो यहाँ से अगर AR क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, वो एसोसिएशन लिख के दे देंगे कि 2 हाइड्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड बाय ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। रीजन लिख के दे देंगे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 इज 1, क्योंकि सही बात है, ठीक है। वो बॉन्ड ऑर्डर एक्सप्लेन कर रहा है कि H2 में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आपको पता है, ये चीज़ मैंने बताया था पहले, ठीक है। अब उसके बाद मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि मुझे ये बताओ कि H2 जो है वो डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक, तो मैंने बताया था कि आपको देखना है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इवन है ऑड। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इवन इलेक्ट्रॉन्स है, और इवन इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्शन सिर्फ 2 था, एक B2 और एक O2, 16 और 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको इवन दिख रहा है तो डायमैग्नेटिक होगा। तो आपको दिख रहा है इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं है और इवन है, और ये 16 और 10 इलेक्ट्रॉन्स वाला एक्सेप्शन नहीं है, तो ये आपका डायमैग्नेटिक होगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम हीलियम के लिए सेम चीज़ देख सकते हो, कन्फ्यूजन लिख लिया आपने, बताया था मैंने कैसे लिखना है। कैलकुलेट करोगे बॉन्ड ऑर्डर, अगर आपको भूल गए हो डायरेक्टली टेबल को तो कैलकुलेट कर सकते हो। 2 बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है, 2 एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है, सॉल्व करोगे 0 आएगा। 0 आ गया मतलब कि ये अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं करता है। ये मैंने बताया भी था आपको कि हीलियम क्यों ही एग्जिस्ट करेगा मॉलिक्यूल के फॉर्म में, वो तो आपका नोबल गैस है, ठीक है, ऐसी स्टेबल है। सेम BE2 भी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसमें भी जब निकालने जाओगे तो 8 है, ठीक है। तो जितने आपके बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही आपके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 - 4 0 होगा, ठीक है। फिर Li2 का देख सकते हो, इसमें भी जब कन्फिग्रेशन लिखोगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। तो इसमें भी आप जब कैलकुलेट करोगे तो इसमें कितने, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ कितने इसमें बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो इसमें आप देखते हो तो 2 और 2, 4 बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 आपके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 - 2/2 मतलब कि इसका 1 आ जाएगा। तो आपको पता है कि Li सिंगल बॉन्ड Li से बॉन्डेड रहता है, तो ये आपको दिख रहा है कि 1 आ गया इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसमें बताओ क्या ये पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक, तो आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो। मेन कंसेप्ट है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, तो आपको दिख रहा है कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, डायमैग्नेटिक है। ऐसे भी देख सकते हो कि लिथियम Li2 जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने टोटल 6 है, इवन है, तो अगर एक्सेप्शन वाला नहीं है तो डायमैग्नेटिक होगा, तो डायमैग्नेटिक है ये। और क्या एग्जिस्ट करता है एग्जिस्ट, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, तो यही लिखा हुआ है कि Li2 मॉलिक्यूल इज नोन टू एग्जिस्ट इन वेपर फेज, ठीक है। तो कभी ये लाइन आता है अगर आपके एग्जाम में, तो ये मत सोचना कि कहाँ से पूछ दिया है, ये आपके केमिकल बॉन्डिंग से पूछा गया है और ये आपसे चाह रहा है ये समझना चाह रहा है कि क्या आपको कंसेप्ट पता है कि नहीं कि बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है तो एग्जिस्ट करता है। तो आपको इसमें बस बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव है या नहीं देखना है। तो इसका रीजन भी वो सेम दे सकते हैं कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है 1 है, ठीक है। तो ये रीजन एक्सप्लेन करेगा कि क्योंकि वो पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर है तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है। तो AR क्वेश्चन यहाँ से बन कर सकता है। ऑल्सो जब भी आप कन्फ्यूजन लिखोगे, अगर मान लो कभी नीट में आपको डायरेक्टली पूरा कन्फ्यूजन नहीं लिख के ऐसे लिखा हुआ है कि K सिग्मा 2s2, तो इसमें ये जो इनर्शियल वाले हैं उसको ये K के फॉर्म में लिख रहा है, जो आपका हीलियम वाला है, ठीक है। तो इनको ना लिख के डायरेक्टली बाहर वाला लिख दिया आउटर शेल कन्फिगरेशन, तो ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है कि K क्या लिखा हुआ है, तो ये इनर्शियल कन्फिगरेशन आपका है, ठीक है, वही क्लोज्ड K शेल कन्फिगरेशन। अगर सेम आप कार्बन के लिए कर सकते हो, इसमें भी आपको दिख रहा है कैसे इसमें इन्होंने फिल किया है।
उसके बाद C2 मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 आता है जो कि पॉजिटिव है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें भी सेम लाइन ये लिखा हुआ है कि C2 मॉलिक्यूल हैव इंडीड बीन डिटेक्टेड इन वेपर फेज। तो C2 मॉलिक्यूल भी वेपर फेज के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दूसरा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि C2 में जो डबल बॉन्ड है, जनरली क्या होता है कि डबल बॉन्ड जब भी है तो उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होगा, एक पाई होगा। C2 के केस में दोनों बॉन्ड ही पाई है। तो ये पूछा गया था विच इनमें से कौन से मॉलिक्यूल में दोनों बॉन्ड पाई है। तो ये पूछा गया था आपके नीट के PYQ में, आपको मिल जाएगा। तो उसका आंसर C2 है और ये NCERT में लिखा गया है कि डबल बॉन्ड इन C2 कंसिस्ट ऑफ बोथ पाई बॉन्ड्स। ठीक है, और इसका रीजन भी दिया हुआ है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर आप देखोगे इसमें तो जो दोनों पाई वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो क्योंकि दोनों पाई में प्रेजेंट है इसलिए जो लास्ट जो आपको 2 बॉन्ड दिखते हैं दोनों आपके पाई बॉन्ड्स है, ऐसा MOT एक्सप्लेन करता है। तो ये AR क्वेश्चन अगर उनको बनाना हो इसी लाइन से तो बना सकते हैं। सेम ऐसा ही आपको ऑक्सीजन के लिए देखने को मिल जाता है। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लोगे इसमें से। ठीक है, पहले कन्फ्यूजन लिखोगे, फिर कितने बॉन्डिंग में है देख लोगे। तो 2, 2, 4, 6, 8, 10 आपके हो गए बॉन्डिंग में, तो 10 यहाँ लिख दिया। एंटी बॉन्डिंग में देखोगे तो 2, 2 और ये 4 हो गया, 5, 6, तो 6 हो गया आपके एंटी बॉन्डिंग में। 10 में 6, 4/2 2 हो गया। तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव मतलब आपका एक्सिस्ट करता है। पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, तो मेन कंसेप्ट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक, तो मतलब कि ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक नहीं होगा। भले ही अगर आप नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स देखते हो तो 16 इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इवन है। ठीक है, तो इवन हमने देखा था कि इवन का क्या होना चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन उसमें 2 एक्सेप्शन था, 16 वाला और 10 वाला। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो थियरी है सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है कि जो ऑक्सीजन का नेचर है वो पैरामैग्नेटिक है ना कि डायमैग्नेटिक है। और अगर आप सोचोगे तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए पूरा MOT लिखा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत ही कम लोग इसको चेक करेंगे, आपके NCERT में लिखा हुआ है, जो मैं आपको ऊपर समझा रहा था, इसका कोई रीज़न नहीं दिया गया था। ठीक है, ना मैंने आपको समझाया कि क्यों इसका एनर्जी ऊपर नीचे हो जाता है। याद है, मैंने आपको ये कन्फिगरेशन लिख के दिया था कि 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको ये यूज़ करना है। ठीक है, और 15 से 20 के लिए यूज़ करना है। तो जो सही चीज़ है, जो सही स्टेटमेंट है वो ये है, ये वाला है, मतलब होना ये चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो सिग्मा 2pz है उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए थी, वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन कब आ जाता है, जब आप 14 इलेक्ट्रॉन से उससे नीचे की बात करते हो तो उसमें सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px और पाई 2py से ज़्यादा हो जाता है। एक्सेप्शन ये वाला है, ना कि ये वाला। पहला पॉइंट तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, अच्छे से घुसा लो इसको दिमाग में। NCERT ने भी लिखा है कि पॉइंट जो है डिफरेंस का वो यही है कि इस वाले केस में सिग्मा 2pz का एनर्जी पाई 2px और पाई 2py से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन होना ये चाहिए था, कम होना चाहिए था सिग्मा 2pz का। और ये चीज़ होती क्यों है, ये चीज़ sp मिक्सिंग के कारण होती है। ये मेन कंसेप्ट है जो कि आपके NCERT में पूरी तरह से समझाया नहीं गया है, लेकिन एक जगह टेबल में लिख दिया है उन्होंने। और इसलिए उसका जो रीज़न अगर कभी आपसे पूछते हैं कि क्यों 14 इलेक्ट्रॉन से नीचे N2 में या फिर कुछ किसी दूसरे C2 में आपका ये वाला कन्फिक्शन फॉलो होता है, उसका रीज़न है sp मिक्सिंग। तो वही यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इनके केस में जो कि 14 इलेक्ट्रॉन से कम है उसमें आप sp मिक्सिंग के साथ समझ रहे हो, और इसमें विदाउट sp मिक्सिंग समझ रहे हो, जो कि नॉर्मल चीज़ है। और ये एबनॉर्मल मतलब एक्सेप्शन है। आपका समझने वाली चीज़ है। अगर डिटेल में आप समझने जाओ यहाँ पे तो ये देख सकते हो पैरामैग्नेटिक कौन है, डायमैग्नेटिक कौन है। ठीक है, ये सब चीज़ आप खुद कैलकुलेट कर लें, जो मैंने समझाया उसी सेम कंसेप्ट को लगा के। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मान लो जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया है, किसका किसका, O2 का और C2 का। अब अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि मुझे बॉन्ड लेंथ बताओ या फिर मुझे स्टेबिलिटी बताओ किसकी ज़्यादा है, तो कैसे करो। तो मैंने बताया था कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो उस केस में आप देखते हो कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा है। तो आपको दिख रहा है कि O2 के केस में जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो आपको दिख रहा है, देखो ये वाला एंटी बॉन्डिंग है, तो इसमें 2, फिर यहाँ पे 2, 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है किसमें, O2 में। लेकिन C2 में अगर देखते हो तो आपको दिख रहा है कि सिर्फ 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। स्टेबिलिटी देख रहे हैं हम लोग नेट एनर्जी की बात नहीं कर रहे, हम लोग बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मतलब कि उसको तोड़ने में कितना एनर्जी देना होगा। तो जो कम स्टेबल है जल्दी टूटेगा, बॉन्ड एनर्जी उसकी कम होगी। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी लिखा हुआ है, तो मतलब कि O2 का बॉन्ड एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, भले ही दोनों का बॉन्ड एनर्जी सेम है। अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो येलो से बॉन्ड एनर्जी दिखाया गया है, तो यहाँ पे देखो 498 है O2 का और यहाँ पे 620 है। ठीक है, तो ऐसे आपको कंपेयर करना है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के थ्रू। लेकिन अगर आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है तो उसमें क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड सेम हो गया, तो मैंने बोला था रेडियस के अकॉर्डिंग कंपेयर करो। तो आपको पता है डाउन द ये पीरियड के अलॉन्ग जो रेडियस है वो आपका डिक्रीज होता है। तो इसीलिए ऑक्सीजन क्योंकि छोटा होगा इसलिए आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो उसका कम होगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे 121 है और यहाँ पे 131 है। ठीक है, समझ आ गया कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये मैंने एग्जांपल देकर समझा दिया। इस टेबल से ये चीज़ डिकोड करनी थी आपको। बाकी आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो कि अगर 3 to 1 अलग अलग बॉन्ड ऑर्डर है तो कैसे वो जा रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी कैसे डिक्रीज कर रही है, बॉन्ड लेंथ कैसे आपका फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब इसके बाद का जो भी कंसेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, बॉन्ड एंगल का, डायपोल मोमेंट का, ये 3 मेन कंसेप्ट बचा है। वो एक वीडियो में आपका केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा। तो इसे तबियत खराब है अभी और वो फ्लो बिगड़ गया था बीच में, तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पा था। लेकिन जब वीडियो बनना स्टार्ट होगा ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, दिक्कत मतलब। इसमें कंडीशन कंपाउंड बचा है वो मैं ही कराऊंगा आपको, और उसी वीडियो से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जब भी होगा वो सही होगा। ठीक है, उसकी दिक्कत मतलब। ये जो डिटेलिंग है जो आपको दिख रही है sp मिक्सिंग वाला बात, आप मुझे बता देना किस वीडियो में आपको बताया गया है। ठीक है, कि NCERT में चीज़ लिखा हुआ है, तो फिर मैं बताऊंगा। तब यही चीज़ वो बताती है कि जो टाइम लगता है वो इस डिटेलिंग में लगता है। वो ऐसे नहीं कि मैं उठ के आ रहा हूँ NCERT लाइन बाय लाइन तो बता दिया। हर एक लाइन का मतलब कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक लाइन का कंसेप्ट क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, होप कि आपको वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इन वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आते। फिर आप बोलते हो भैया आप ऐसे वीडियो बनाते क्यों नहीं हो, या दूसरे लोग क्यों नहीं बनाते, इसलिए नहीं बनाते क्योंकि व्यूज़ नहीं आते। मैं तो फिर भी बना रहा हूँ, मुझे पता है व्यूज़ नहीं आएंगे,
या बहुत दिन बाद आएंगे, लेकिन मुझे पता है ये जो वीडियोस इनको जो देखता है इस वीडियोस को, उनको पक्का फ़ायदा होता है और कॉलेज में पहुँचते हैं। और इस चैनल से एक भी बच्चा अगर कॉलेज पहुँचता है तो बहुत मतलब मेरे लिए बड़ी बात, क्योंकि एक टाइम पे मैं स्ट्रगल कर रहा था खुद कॉलेज जाने के लिए, और अब ये वीडियोज़ कुछ बच्चों को भी अगर हेल्प करती है कॉलेज जाने के लिए तो काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब टेक केयर।